अब देखते हैं रिलेशन मॉडल। इसके अंदर जो डाटा स्टोर है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा। अभी तक के हमने ईआर डायग्राम पढ़े, वो कुछ एंटिटीज एट्रीब्यूट ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशनशिप पढ़े, ये सारी चीज। लेकिन अब हम टेबल्स को पढ़ने जा रहे हैं और यही हमारे एसक्यूएल का बेस बना रहा होगा। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ रिलेशन मॉडल uses a collection of table, देखो टेबल, टू रिप्रेजेंट बोथ डाटा एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दोज टेबल्स। बस बात खत्म हो गई। रिलेशन मॉडल का क्या मतलब है कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स है जहां पे बहुत सारे टेबल्स रखे और एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशनशिप है उनके बीच में, ये हो गया हमारा रिलेशन मॉडल। अब रिलेशन की अगर बात करें तो द मेन कंस्ट्रक्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा इन द रिलेशन मॉडल इज रिलेशन विच इज टेबल। बात हो गई खत्म। आगे देखो एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब वही जो हम लोग अभी तक के बात कर रहे थे, रोल नंबर, नेम, क्लास क्या है, तो ये इसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब रिलेशन। एट्रीब्यूट से हम रिलेशन बता सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कॉलम्स और रिलेशन आर एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में यही बोला गया कि जो एक पर्टिकुलर टेबल के जो कॉलम होंगे उसको हम कहेंगे कि ये उसके एट्रीब्यूट है। अब जो एट्रीब्यूट होते हैं ना वो नॉट इनसाइड द टेबल, मतलब वो टेबल के अंदर नहीं होते, वो हेडिंग बस होती है। जैसे ये हेडिंग जो लिखा है वो हेडिंग हो गई। नेक्स्ट चीज पढ़ो कि टपल्स क्या होता है। बहुत बार सवाल आता है मिड टर्म वगैरह में कि ये टपल क्या होता है। तो टपल क्या होता है, ये जो रो है ना, रो को हम कहते हैं टपल, कि एक रो में अलग अलग एलिमेंट रखे हैं, ये रो जो है वो हमारी एक टपल कहलाने वाली है। अगर मैं आपको एट्रीब्यूट की बात करूं तो एट्रीब्यूट पर्टिकुलर एक कॉलम की मेन हेडिंग, उसके अंदर जो चीजें रहने वाली है वो हो गया हमारा एट्रीब्यूट। और अगर टपल की बात करें तो एक रो में हो सकता है कि अगर रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर 5, उसका नाम हो गया रोहन और क्लास होगी उसकी 5th A, ये वाली बात हो गई। अब इंस्टांस की बात करें तो इंस्टांस पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, वही यहाँ पे रिपीट होगा। स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस एट द गिवन इंस्टांस इन द टाइम। वही हमारे एक पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करना या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर बात करना, वो हो गई इंस्टांस। डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा भी हम पढ़ चुके हैं। लॉजिकल डिजाइन ऑफ डाटाबेस। रिलेशन नेम। अच्छा, इसको लिखते कैसे होंगे अब हम लोग, कि अगर आप स्कीमा बता रहे हो कोई चीज का तो वो स्कीमा कैसे लिखा जा रहा होगा, कि रिलेशन नेम सबसे पहले तो कौन किससे कैसे कनेक्टेड है, और एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3 ऐसे करके चल जाएगा। एक पर्टिकुलर टेबल बनाया गया जिस टेबल का नाम है अकाउंट। अकाउंट एक टेबल का नाम है और उस टेबल की जो एट्रीब्यूट है, जो कॉलम के नाम रहने वाले, वो नाम है अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, बैलेंस। बस ये तीन ही है कि एक पर्टिकुलर बंदे ने अकाउंट खोला मेरे बैंक में तो उसका अकाउंट नंबर क्या है ये मुझे पता है, ब्रांच कौन सी है, अच्छा कौन सी ब्रांच में खोला है, मेरी अलग अलग ब्रांचेस है, ब्रांच का नेम बता दो और उसके बैंक में कितना बैलेंस है ये बता दो। अगर ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और वो अकाउंट में है तो हम बता सकते हैं कि ये इसका डाटाबेस स्कीमा है। ये स्कीमा हो गया। पहले हम स्कीमा अलग तरीके से लिखते थे ईआर डायग्राम में, अब स्कीमा लिखने का तरीका बदल गया है। अब देखो डोमेन की बात करें तो डोमेन वही कि यूनिक सेट ऑफ वैल्यू परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट की। वही अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ रहा है, वेर केयर आ रहा है तो वेर केयर आ रहा है, क्यू आ रहा है, कैसे आ रहा है ये तो आपको पता है। फिर अगर डोमेन कंस्टेंट की बात करें तो पर्टिकुलर वही वैल्यू आ रही होंगी, दूसरी वैल्यू नहीं आ रही होंगी, तो ये बात होगी कंस्टेंट की। स्पेसिफाई एन इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी वांट ईच इंस्टांस ऑफ रिलेशन टू स्पेसिफाई। बहुत सिंपल बात हो गई। आगे देखो डिग्री। ये डिग्री को एक और नाम दिया जाता है एरिटी। एरिटी इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। कितने, अच्छा बहुत बार पूछा जाएगा कि एक टेबल दे दिया गया, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी एरिटी कितनी है। तो डिग्री का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसके अंदर, कि एक टेबल बनाया गया और उस टेबल के अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल कॉलम होते हैं। ये वर्टिकल कॉलम को ही हम कहते हैं उसकी डिग्री है। ऐसे अगर 10 वर्टिकल कॉलम है वहां पे तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर टेबल का जो डिग्री है वो 10 है। अगर कार्डिनलिटी की बात गिरी जाए तो कार्डिनलिटी उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है। आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रोज है वो टपल वाली इंफॉर्मेशन है, या फिर कार्डिनलिटी बोलो कि इस पर्टिकुलर टेबल की कार्डिनलिटी कितनी है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एंट्रीज है, रोल नंबर 1, 10, 5, 6, 7 ऐसे कितने ने हमारे रोज के अंदर इंसर्शन हुई है, ये बताने का काम है कार्डिनलिटी का। तीसरी चीज समझो कीज। कीज देखो पहले भी पढ़ के आए थे, कीज पहले भी की पढ़े थे, लेकिन वो वाली की हमने कहा पढ़े थे ईआर डायग्राम में। अब जो कीज पढ़ने वाले वो कीज आ गई हमारे रिलेशन मॉडल में। दोनों चीज एक दूसरे से डिस्टिंग्विजिबल है। अगर कीज की बात करें तो फिर से यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। जो चीज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं कीज। कीज की अगर डेफिनेशन समझना है तो ये देखो, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशनशिप।
कितनी प्यारी बात हो गई कि अगर आपको मैंने एक पर्टिकुलर टेबल दे दिया और टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई है, तो रोल नंबर भी लिखा है, नेम भी लिखा है, फोन नंबर भी लिखा है, तो क्या मैं फोन नंबर को की बना सकता हूं? नहीं, एक बंदे का एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है, यूनिक नहीं हो। अच्छा, यूनिक तो होगा, यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक होगा, लेकिन मल्टी वैल्यूड है। तो फोन नंबर को बैठा दे, नाम और हमारे रोल नंबर देखते हैं। अगर रोल नंबर और नाम है, तो नाम तो एक ही नाम के हिमांशु नाम के 5 बंदे हैं, साक्षी नाम की 2 बंदी है। तो अब क्या हो रहा होगा, हम इस नेम वाले को की नहीं बोल सकते, हम लोगों को रोल नंबर को की बनाना पड़ेगा, क्योंकि रोल नंबर हर एक का यूनिक होता है। रिलेशनशिप डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस का मतलब वही जो अभी पढ़ के आए थे, और रिलेशन डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। हाँ, अब देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, नल, अभी कहीं अगर टेबल में नल लिखा है तो वो नल का क्या मतलब होगा कि रिप्रेजेंट नो वैल्यू। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट बनाया गया, उस कॉलम का नाम लिखा गया, लेकिन उसके अंदर नल वैल्यू आई, तो ऐसा कभी कभी देखने मिलता है। अब अगर हम कीज यहाँ पढ़ रहे हैं तो कीज को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि कीज का क्या मतलब हो रहा होगा। कीज बहुत प्रकार की होती है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीज है। अगर मैं सबसे पहले सुपर की बात करूं तो सारी जो की है वो सुपर की है, यानी जितनी भी की का जो पॉसिबल सेट आप बना सकते हो वो सुपर की है। अब ये की का मतलब क्या था अभी तक, आपको क्या पता था कि एक ऐसी प्रकार की चीज होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। तो सुपर की समझाने के लिए मैंने ये तो लिख दिया, ऑल पॉसिबल कीज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल की होंगी रिलेशन की उसको मैं कह दूंगा सुपर की। लेकिन अगर एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल में उस टेबल का नाम दिया मैंने स्टूडेंट, और उसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट रखा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर यूनिक कौन सी चीज है, तो आप बोलोगे सर रोल नंबर है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है? नहीं, अगर 2 बच्चे एक दिन पे पैदा हुए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। फादर का नाम सेम हो सकता है, रमेश रमेश, दो फादर का नाम सेम हो सकता है। अगर नेम की बात करें तो पास तो हिमांशु है ही हमारे पास। तो जो रोल नंबर है वो एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या हो गई, की हो गई। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुपर की का मतलब क्या है कि अगर इसके साथ कोई और एट्रीब्यूट भी मिला दिया जाए तो वो सुपर की हो जाएंगी, यानी द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज कॉल्ड एज सुपर की, जितने भी पॉसिबल। तो सबसे पहले रोल नंबर तो आपके समझ में आए कि रोल नंबर एक सुपर की है। अब अगर रोल नंबर के साथ नेम भी जोड़ दिया जाए तो वो भी एक सुपर की है। ऐसे सारे एट्रीब्यूट रोल नंबर के साथ जोड़ते जाए, जितने भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सब हमारे सुपर की कहलाएंगी। बाबा संतरामा की जय हो। चलो, इतना समझा कि हमको कि नेम, फादर नेम, ये सारी चीज हमारी क्या हो जाएंगी, सुपर कीज हो जाएंगी। जब इसके अंदर एक चीज हमारी कॉमन हो, तो एक चीज कॉमन है मतलब रोल नंबर हमारा एक पर्टिकुलर की है। तो अब देखो, हम सुपर की अभी समझे, अब हम समझ जा रहे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का क्या मतलब है कि आपने सुपर की तो बहुत सारी निकाल के दी मुझे, अब इसमें से जो मिनिमम सुपर की होंगी, जो सबसे कम हो रही होंगी, जो कि आपको यहां दिख रही है, जो मिनिमम सुपर की होंगी उसको हम कहेंगे कि वो कैंडिडेट की है। और कैंडिडेट की का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर देना जाए तो मिनिमम सुपर की, और फिर यह भी बोल सकते हैं कि हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ की, कि एक अगर मैं इस वाले को बोलूं कि ये आपके पास एक कैंडिडेट की है, तो आप इसको है ना तोड़ने की कोशिश करोगे, रोल नंबर अलग करो, फादर नेम अलग करो। अगर मुझे रोल नंबर से पूरा टेबल फैच हो गया, रोल नंबर से मुझे पूरी टप्पल्स मिल गया, एक टप्पल्स को मैं फैच कर पा रहा हूं, तो फादर नेम को मुझे हटाना पड़ेगा, और तो मैं ये बोल दूंगा कि ये मेरी कैंडिडेट की नहीं है। इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि द मिनिमम सुपर की जो मैं उठा के ला रहा हूँ वही मेरे लिए कैंडिडेट की कहलाएंगी। अब देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है स्टूडेंट करके मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट दिया, रोल नंबर दिया, नेम दिया, फादर नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया। ये देने के बाद मुझे इसमें कैंडिडेट की निकालना है। कैंडिडेट की मैंने निकाल के लेके आया कि अगर आप रोल नंबर को अगर अकेला अकेला पकड़ेंगे तो रोल नंबर एक कैंडिडेट की है, और कैंडिडेट की का मतलब आप मिनिमम ये याद रखो कि एक ऐसी की जिससे एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से मैं सारा टपल्स फैच कर सकता हूँ, सारे टपल्स के एलिमेंट्स के पास जा सकता हूँ, वो मेरे लिए हो जाएंगी कैंडिडेट की। तो एक रोल नंबर तो हो गया। दूसरा, एक और हो सकती है कैंडिडेट की, नेम और फादर नेम। ये कैसे सर? क्या, अच्छा पहले तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि दिमाग में, क्या एक पर्टिकुलर टेबल के लिए एक ही कैंडिडेट की होगी? नहीं, एक से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इस वाले कंडीशन में बात करूं तो रोल नंबर तो मैंने दे दिया है कैंडिडेट की। दूसरी मैंने ये दे रहा कि अगर स्टूडेंट का नेम और फादर नेम को मिला दिया जाए तो वो भी एक कैंडिडेट की बन सकती है। अब बहुत बार यही होता है कि अगर नेम से, अगर एक स्टूडेंट का नाम हिमांशु है तो उसके पापा का नाम कुछ और होगा, अगर एक स्टूडेंट का नाम हिमांशु है तो उसके पापा का कुछ और है। ऐसे अगर मेरे पास 5 हिमांशु है तो 5 हिमांशु के पापा का 5 अलग अलग नेम है। तो ये मैं कह सकता हूं कि नेम और फादर नेम को अगर मिला दिया जाए तो एक कैंडिडेट की है।
एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव आप ऐसे चेक करो कि नेम और फादर नेम को क्या मैं ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ, क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ और दोनों को इंडिविजुअली अपना कैंडिडेट की बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि नेम नाम के बहुत सारे बंदे हैं। नेम हिमांशु नाम के 5 बंदे, साक्षी नाम की 2 बंदी है, इसलिए हम नेम को पर्टिकुलर कैंडिडेट की नहीं बना सकते। अगर फादर नेम की भी बात करें तो हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का नाम सागर 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 ऐसा हो, तो इसलिए हम लोग ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं करने का मतलब है कि ये वाली चीज को, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम कहेंगे कि ये कैंडिडेट की है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब देखो प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है पर नल भी नहीं होती है। चूजन कैंडिडेट की फॉर इंप्लीमेंटेशन, बहुत बार इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छा हमको पूछता है कि अब इन दोनों में से कौन सा चूज किया जाए, तो हम लोग रोल नंबर को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रोल नंबर हमारे लिए इजीली आइडेंटिफाइडेबल है। चलो अब आगे देखो कि अल्टरनेट की क्या होती है। अल्टरनेट की का क्या मतलब होता है कि ऑल कैंडिडेट्स की अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की आर कॉल्ड एज अल्टरनेट की। जितनी भी हमारे पास कैंडिडेट की थी उसमें से मैंने जो प्राइमरी की निकाला, उसके बाद जो भी कीज बच गई है वो मेरे लिए अल्टरनेट की होंगी। जैसे कि अभी पिछले बार मैंने रोल नंबर और फादर नेम ये दोनों एक साथ बनाया था, तो रोल नंबर अब मेरी अल्टरनेट की नहीं कहलाई जाएगी। अल्टरनेट की का जब कॉन्सेप्ट आता है जब मेरे पास कैंडिडेट की बहुत सारी हो और उसमें से मैं एक प्राइमरी की निकालू। अच्छा क्या प्राइमरी की एक ही होंगी? हाँ, जनरली प्राइमरी की एक ही होंगी, क्योंकि प्राइमरी की का मतलब ये है कि आप एक ऐसी वैल्यू लेके आओ जो कि नल ना हो और ये यूनिक हो। अगर मैं ऐसी वैल्यू निकाल के लेके आ गया तो वो वैल्यू मेरी प्राइमरी होगी। लेकिन जो भी कैंडिडेट की मेरे पास बच गई है वो कैंडिडेट की बची वाली कैंडिडेट की मेरे पास अल्टरनेट की में कहलाई जाएंगी। अच्छा अब आ जाओ फॉरेन की के ऊपर। फॉरेन की का कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझो। उसको भी समझने के पहले टेबल समझो। ये टेबल क्या बोलता है, एक टेबल है अकाउंट, एक टेबल है ब्रांच। अब इसमें क्या हो रहा है कि इधर मैं अकाउंट्स के अंदर रखना चाह रहा हूँ अकाउंट्स का अकाउंट नंबर, कितना अकाउंट नंबर है, ब्रांच का नाम रखना चाह रहा हूँ और बैलेंस रखना चाह रहा हूँ। अब मेरी दूसरी ब्रांच का, अब मेरे पास ब्रांच तो बहुत सारी है, जैसे कि यहाँ पे रीवा में बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ये ब्रांचेस मेरे पास बहुत सारी है। और इधर मैंने दूसरा बनाया कि मेरे पास ब्रांच है और ब्रांच का कोड है, ब्रांच और ब्रांच का कोड है, ब्रांच और ब्रांच का कोड है। अब क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, ब्रांच वाले टेबल के लिए, ब्रांच नेम तो इसकी प्राइमरी की है क्योंकि ब्रांच नेम तो एक ही है। अब 2 नाम से एक ब्रांच तो खोली नहीं गई है, तो हम कह देंगे कि ब्रांच, जो ब्रांच नेम है वो प्राइमरी की होगी हमारी। अगर ये इधर प्राइमरी की है और इसको इधर लेके जाया जाए कि वो इधर आ जाए, तो इसके लिए वो फॉरेन की बन जाएंगी, क्योंकि इस वाले टेबल में वो एक्चुअली प्राइमरी की नहीं है, वो इस वाले टेबल के हिसाब से फॉरेन की कहलाएंगी कि ये फॉरेन की है। इसके लिए पहले रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन समझो। We wish to ensure that a value that appears in one relation for a given set or attribute also appear for a certain set of attribute in another relation. This condition is known as referential integrity. मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझ में आ गई तो फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये जो ब्रांच नेम है अगर 2 जगह पे प्रेजेंट है तो इसके लिए तो प्राइमरी की है, लेकिन ये इस वाले टेबल के लिए वो फॉरेन की कहलाएंगे। अच्छा फॉरेन की कहला भी रहे तो फॉरेन की का काम क्या होता है? फॉरेन की का काम ये होता है, अगर यहाँ पे ब्रांच नेम बस दे दिया गया और मुझे इस ब्रांच नेम का कोड पता करना है, तो मैं इस फॉरेन की को लेके जाऊंगा इसकी प्राइमरी की के पास। यहाँ पे प्राइमरी की है, सपोज यहाँ पे ABC वाला जो ब्रांच नेम था, यहाँ पे ABC था, मेरे को ABC का कोड पता करना है। तो ABC का कोड पता करने के लिए इस वाले टेबल में तो कहीं पे इसका कोड लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ से ABC कोड एक्सेस करूंगा और फॉरेन की के थ्रू इस वाले टेबल में जाऊंगा, और इस वाले टेबल पे जहाँ पे मुझे ABC दिखेगा उसके सामने इसका कोड लिखा होगा 002। तो मैं जब यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा कि 002 इसका कोड है। ये वाली भी बात मेरे समझ में आती है। चलो